वो लड़की ये नहीं जानती थी कि ये सब उसे बताना चाहिए या फिर नहीं बताना चाहिए। वो लड़की ये भी नहीं जानती थी कि ये सब कुछ गलत है या फिर सही है। उस लड़की को ये समझ ही नहीं थी कि क्या सही है क्या गलत है। वो बस वही करती जा रही थी जो उसका दादा उसे बोल रहा था, और वो ये सब कुछ बस इसलिए कर रही थी ताकि उसके जो पिताजी हैं, जो बीमार हैं, वो ठीक हो जाए। दोस्तों, ये जो अल्फाज मैंने आप लोगों को सुनाए हैं, ये एक लड़की के अल्फाज हैं और ये लड़की ने अपने घर वालों को बताया। इस लड़की के साथ में जो हुआ, आप लोग इस पूरी कहानी को सुनेंगे तो आप लोग अंदर तक टूट सकते हैं। ये कहानी जब मैंने सुनी, मैं अंदर तक टूट गया। फिर मैंने सोचा कि आप लोगों को ये कहानी सुनाना चाहिए, किस तरीके से जो हमारे छोटे बच्चे हैं उनको दरिंदे निशाना बना लेते हैं। ये जो कहानी है आप लोगों को अंतिम में एक बड़ी सीख भी देगी, तो आप लोग इस कहानी को अंत तक ज़रूर सुनिएगा। दोस्तों, रात के 8 बज चुके हैं। मैं हूं आप सभी का अपना शावेज़ मलिक, हाजिर हूं आप लोग के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। और आज की घटना की बात करूं तो दोस्तों, आज की घटना अपने आप में इतनी ज़्यादा हैरान कर देने वाली घटना है कि शायद ही आप लोगों ने पहले इस तरीके की घटना सुनी हो। घटना की बात करें तो घटना की शुरुआत होती है अब से महज 2 दिन पहले से, यानी 26 दिसंबर साल 2024 से। हरियाणा में एक जगह लगती है पानीपत, और इसी पानीपत में एक थाना लगता है, किला थाना। इसी किला थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव आता है। उस गांव का नाम मैं बताना सही भी नहीं समझूंगा और बताना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो लड़की है इस केस में वो नाबालिग है। और ये जो किला खाना थाना क्षेत्र का गांव पड़ता है, इसी गांव में एक परिवार रहा करता है। इस परिवार में परिवार के जो मुखिया हैं, ये अक्सर बीमार रहा करते हैं। इनकी एक बेटी है जिसकी उम्र तकरीबन 14 साल के आसपास है। ये जो बेटी थी, पिछले कुछ दिनों से इसकी जो तबीयत थी वो तबीयत खराब थी। तबीयत कभी कभी ये पेट में दर्द होने की शिकायत करती थी, कभी वीकनेस की शिकायत करती थी, कभी इसको ऐसा लगता था कि इसको वॉमिटिंग हो रही है। आखिरकार घर वाले जब इसकी इन बातों से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं तो सोचते हैं कि इस लड़की को कहीं हॉस्पिटल में ले जाकर एक बार दिखाना चाहिए। उसके बाद में ये सारे ही परिवार वाले इस लड़की को लेकर डॉक्टर के पास पहुँचते हैं। तो जो डॉक्टर थे, इस लड़की को देखने के बाद में यही कहते हैं कि इस लड़की के ऊपर बहुत ज़्यादा वीकनेस है, और शायद वीकनेस की वजह से इसे चक्कर आ रहे हों, इस वजह से ही इसका दिल घबराता हो, दिल मिचलाता हो। तो वो डॉक्टर जो होते हैं वो कुछ दवाइयाँ वगैरह दे देते हैं इस लड़की को। लड़की घर आ जाती है, लेकिन जो दवाइयाँ लड़की को दी गई थी, लड़की वो दवाइयाँ तो खाती है, लेकिन उसके बावजूद भी इस लड़की को कोई भी फ़ायदा नहीं होता है। लड़की की जो तकलीफ़ थी, जो वो अपने घर वालों को बता रही थी, वो लगातार बढ़ती चली जा रही थी। लेकिन इस 14 साल की जो लड़की की माँ थी, वो कहीं ना कहीं इस लड़की को स्कैन कर रही थी। स्कैन मतलब कि बहुत बारीकी से इस लड़की को देख रही थी, इसकी गतिविधियों को देख रही थी। तो इस लड़की की जो माँ होती है वो इस लड़की से पूछती है कि बेटा, तुम्हें माहवारी कब से नहीं आई है, यानी मासिक धर्म, जिसको हम लोग पीरियड्स भी बोलते हैं। जब पीरियड्स के बारे में ये माँ अपनी बेटी से पूछती है तो लड़की जो होती है कहती है कि माँ, मुझे पिछले 3-4 महीनों से पीरियड्स नहीं आए हैं। अब माँ सोचती है कि शायद पीरियड्स नहीं आए हैं तो इसी वजह से इसे दिक्कत आती हो। लेकिन माँ इसी बीच में नोटिस करती है कि ये जो लड़की है इसको वॉमिटिंग हो रही है, और कभी कभी ये पेट दर्द होने की शिकायत भी करती है। तो कहीं ना कहीं लड़की के ऊपर इस माँ को डाउट हो जाता है। माँ को ऐसा लगता है कि ये लड़की कुछ ना कुछ छुपा रही है, लेकिन असल में लड़की को कुछ पता ही नहीं था। लड़की को नहीं पता था कि उसके साथ में क्या हो रहा है, उसके साथ में क्या हो चुका है, और जो कुछ तबीयत उसकी ख़राब हो रही है उसके पीछे क्या रीज़न है, ये इस लड़की को बिल्कुल भी नहीं पता था। लेकिन माँ जब इस तरीके की चीज़ें नोटिस करती है तो जो माँ होती है ये मेडिकल स्टोर जाती है, और मेडिकल स्टोर जाने के बाद में वहाँ से एक जो प्रेगनेंसी टेस्ट किट होती है वो प्रेगनेंसी टेस्ट किट खरीदती है, और सुबह सुबह अपनी बच्ची को बाथरूम में ले जाकर उसका यूरिन टेस्ट करती है। और दोस्तों, जैसे ही उसके पेशाब की जांच की जाती है तो इस माँ की जो आंखें थी वो फटी की फटी रह जाती हैं, इसके पांव तले से ज़मीन खिसक जाती है, रूह इसकी हलक तक आ जाती है, क्योंकि इसकी 14 साल की जो बच्ची थी वो गर्भवती थी। अब दोस्तों, लड़की ने बताया था कि 3 महीने से उसे पीरियड नहीं आया, यानी माँ समझ चुकी थी कि लड़की 3 महीने की गर्भवती है। और उसके बाद में ये बात सब परिवार वालों को बताई जाती है कि लड़की जो है वो 3 महीने की गर्भवती है। लेकिन माँ जब इस तरीके की बातें करती है तो जो परिवार वाले लोग होते हैं उन्हें भरोसा ही नहीं होता है। उसके बाद में इस लड़की को सीधा हॉस्पिटल लेके पहुंचा जाता है, और हॉस्पिटल में जाने के बाद में जब इस लड़की के ज़रूरी टेस्ट वगैरह जो होते हैं, अल्ट्रासाउंड वगैरह जो कुछ रहता है, वो जब कराया जाता है तो उसमें वाकई ये जो लड़की होती है ये 3 महीने की गर्भवती पाई जाती है। अब उसके बाद में परिवार वाले बड़ा परेशान कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। उसके बाद में इस लड़की से पूछा भी जाता है,
लड़की से ये पूछा जाता है कि तुमने सब कुछ किसके साथ में किया है, कहाँ तुमने मुँह काला किया है, सच सच बता दो नहीं तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। अब लड़की उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या सही कर चुकी है क्या गलत कर चुकी है। लेकिन जब बहुत ज़्यादा परिवार वालों के ऊपर तरफ से जब इस लड़की के ऊपर प्रेशर पड़ता है तो ये जो लड़की होती है आखिरकार परिवार वालों को एक सच सुनाती है। और लड़की कहती है कि पिछले महीने जब मैं अपने रिश्ते के दादा यानी जो पिताजी हैं यानी जो मेरे सगे दादा हैं उनका जो चचेरा भाई है जिसका नाम यहाँ पर इन्होंने बताया है राजेश, जिसकी उम्र तकरीबन 42 साल के आसपास है, वो राजेश जब घर आए थे दादाजी तो मुझे जब वो शहर लेके गए थे तो उन्होंने मेरे साथ में एक बार नहीं बल्कि कई बार शारीरिक संबंध बनाए थे। लड़की से पूछा जाता है कि ये सब कुछ कैसे हो गया और तुमने इस सब की इजाज़त कैसे दे दी। तो लड़की कहती है कि दरअसल जो दादाजी थे उन्होंने मुझे बहलाया फुसलाया था, डराया धमकाया था और उन्होंने मुझसे कहा था कि ऐसा ऐसा करती जाओ और जैसा जैसा तुम करोगे ये तुम्हारे पिता के लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि मैं ऐसा काम कर रहा हूँ कि जिससे तुम्हारे पिताजी की जो सेहत है ये बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। और मुझे नहीं पता था कि ये सही है या गलत है, और वो जो मेरे दादाजी हैं वो मुझसे क्या करवा रहे थे इस बारे में भी मुझे कुछ नॉलेज नहीं थी। बस जो बोलते गए मैं करती गई और मुझे बस अपने पिताजी को ठीक कराना था। इस वजह से जो दादाजी थे उन्होंने कई बार मेरे साथ में शारीरिक संबंध बनाए थे। अब उसके बाद में ये जो महिला होती है अपनी बेटी को लेती है, तुरंत पुलिस थाने पहुंचती है और पुलिस थाने पहुंचने के बाद में सारी बात सिलसिलेवार तरीके से पुलिस को बताती है। अब पुलिस जब ये बात सुनती है तो पुलिस को शुरुआत में यकीन ही नहीं होता है कि ये लड़की जो कुछ बोल रही है क्या वो सच है, लेकिन उसके बाद में पुलिस वाले इस लड़की से पूछते हैं कि बेटा तुम्हारे साथ में क्या कुछ हुआ है, एक बार सिलसिलेवार तरीके से हमें बताओ। जब इस कहानी के बारे में लड़की पुलिस वालों को बताती है तो ना कि जो पुलिस वाले होते हैं बल्कि वहाँ पर जो अन्य लोग भी होते हैं वो भी हैरान परेशान हो जाते हैं कि इस बच्ची का दादा जो रिश्ते में लगता है वो इस लड़की के साथ में कुछ इस तरीके का घिनौना काम कर सकता है। तो पहले पुलिस वाले इस माँ से पूछते हैं कि क्या कुछ हुआ था, तो माँ जो होती है वो बताती है कि पिछले महीने ये अपने दादा के पास से शहर से लौट कर आई थी और जब से ये आई है इसकी तबीयत ख़राब रह रही, कभी इसको चक्कर आ जाते हैं, कभी इसको वॉमिटिंग होने लगती है, कभी इसके पेट दर्द होता है। इस वजह से हमने अलग अलग डॉक्टर को दिखाया, अलग अलग डॉक्टरों ने इसको दवा दी, लेकिन दवा से कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन जब मुझे कुछ चीज़ें संदिग्ध लगीं तो उसके बाद में मैंने जो प्रेगनेंसी टेस्ट किट होती है उस टेस्ट किट को ला के मैंने जब इसका यूरिन चेक किया तो उसमें ये गर्भवती थी। उसके बाद में हमने डॉक्टरों से भी मशवरा किया तो पता चला ये 3 महीने की गर्भवती है। अब ये जो लड़की है ये बता रही है कि इसके रिश्ते में जो दादा लगते हैं जिनका नाम राजेश है, उम्र 42 साल के आसपास है, वो तंत्र वित्र की क्रिया करते हैं और वही इस लड़की को लेकर गए थे कि तुम्हारे पिताजी की तबीयत ठीक हो जाएगी, मेरे साथ चलो, और इस वजह से ये कुछ हो गया। अब उसके बाद में माँ के बयान पुलिस वाले लिखते हैं, उसके बाद में लड़की से पूछताछ करते हैं तो लड़की बताती है कि अब से लगभग 4 महीने पहले की ये बात है। जो मेरे दादाजी थे यानी जो मेरे पिता के चाचा थे वो घर आए थे और चूँकि उनकी भी कोई शादी नहीं हुई थी तो जब वो घर आए उन्होंने पिताजी का हालचाल पूछा, पिताजी की तबीयत ख़राब रहती है। तो उसके बाद में दादाजी मुझसे कहने लगे कि बेटा मेरे साथ शहर चलो। हालांकि माँ ने ऐतराज़ किया कि हम क्यों भेज दें बेटी को। तो उसके बाद में दादाजी ने यह कहा था कि ये क्या मेरी बेटी जैसी नहीं है, जैसे घर में और बच्चे खेलते हैं वैसे ये भी खेल लेगी, इसलिए इसे मेरे साथ भेज दो। उसके बाद में मैं अपने दादा राजेश के साथ में शहर चली जाती हूँ पानीपत। उसके बाद में एक किराए के कमरे में वो मुझे लेके चले जाते हैं और उसके बाद में जब भी उनका मन करता वो मेरे साथ में शारीरिक संबंध बनाते। शुरुआत में मुझे चीज़ें बहुत ज़्यादा अजीब लग रही थी, लेकिन जो मेरे दादाजी थे उन्होंने मुझसे कहा था कि बेटा इस बारे में तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बल्कि जो काम मैं कर रहा हूँ वो इसलिए कर रहा हूँ ताकि जो तुम्हारे पिताजी हैं उनको सेहत मिल सके, उनकी जो बीमारी है वो दूर हो सके। और उसके बाद में कई बार मैंने इस बात का विरोध भी किया तो दादाजी ने मुझसे यही कहा कि बेटा अगर तुम इस बात का विरोध करोगी और तुम मुझसे ये सब कुछ नहीं कर पाओगी तो तुम्हारे जो पिताजी हैं उनके अंदर मैं जिन्न घुसेड़ दूंगा, भूत घुसेड़ दूंगा, जिसकी वजह से उनकी जो बीमारी है ये कभी जाएगी नहीं। इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा डर गई और उसके बाद में जो दादाजी थे लगातार पिछले 3 महीनों से मेरे साथ में शारीरिक संबंध बना रहे थे। पिछले महीने ही जब मैं लौट के आई तो मेरी तबीयत ख़राब रहने लगी। हालांकि मुझे कुछ नहीं पता था कि मेरे साथ में क्या कुछ हो रहा है, जबकि माँ ने टेस्ट किया तो पता चला कि मैं 3 महीने की गर्भवती हूँ। अब उसके बाद में पुलिस वाले इस पूरे मामले को दर्ज करते हैं। मामले को दर्ज करने के बाद में सीधा ये जो दादा था इस दादा को अरेस्ट करते हैं। अरेस्ट कर पुलिस थाने लेके आते हैं। लेकिन दोस्तों इस मामले में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, अब ये तो मामला न्यायालय में जब पहुंचेगा और जो सबूत रहेंगे उसके आधार पर इस दादा को सज़ा दी जाएगी। लेकिन फ़िलहाल ये जो कहानी थी ये वाकई में हैरान और परेशान करने वाली थी। और दोस्तों आजकल आप लोग देखते हैं जो छोटे बच्चों को लोग अपने जाल में फंसा लेते हैं, इसके पीछे एक्चुअल में रीज़न क्या है, क्यों आखिर छोटी बच्चियों को आसानी से टारगेट बनाया जा सकता है।
दरअसल जो अधिकतर बच्ची इस जाल में फंसती हैं उनकी उम्र लगभग 10 साल से नीचे होती है, और छोटी उम्र में यानी जो फिजिकल स्ट्रेंथ होती है लड़की की, किसी भी लड़की की, वो फिजिकल स्ट्रेंथ कम होती है। इसलिए जो रेपिस्ट होते हैं ये बच्चियों को बहुत आसानी के साथ में टारगेट कर लेते हैं। दूसरी चीज़ ये भी है कि बच्ची में सही और गलत को पहचानने की बिल्कुल भी क्षमता नहीं होती है, उसे समझ नहीं आता, क्योंकि उसकी ये चीज़ें विकसित ही नहीं हुई होती हैं। चॉकलेट और आइसक्रीम या पैसे देकर लुभाने के पीछे भी ये जो मंशा है, इस तरीके से भी जो लोग होते हैं बच्चियों के साथ में दरिंदगी कर लेते हैं। उसके बाद में विक्टिम इतनी छोटी होती है कि उसे समझ नहीं आता कि उसके साथ क्या कुछ हुआ है, वह ठीक से बता नहीं पाती है। कई बार परिवार के लोग उसका जो है विश्वास भी नहीं करते हैं। और दोस्तों, मैं हमेशा से अपने चैनल के माध्यम से ये कहता हूँ कि अगर हमारे घर में बच्चे हैं, चाहे वो लड़के हैं या फिर लड़के हैं, उन्हें ये बताना चाहिए कि बैड टच क्या होता है, गुड टच क्या होता है, ताकि वो समझ सकें। क्योंकि मैंने आप लोग को एक कहानी सुनाई थी, आपको याद होगा, एक स्टूडेंट था हरियाणा के अंदर, और उसकी जो टीचर थी जिससे वो ट्यूशन पढ़ने के लिए जाता था, उस टीचर ने उसके साथ में उसका शारीरिक शोषण महीनों तक किया, जिसकी वजह से वो जो टीचर थी वो गर्भवती हो गई थी। बाद में हालांकि उस टीचर को उम्र कैद की सज़ा हुई। ऐसे अनगिनत मामले सोशल मीडिया पर आप लोग को मिल जाएंगे। हालांकि प्रिंट मीडिया पर या फिर बड़े न्यूज़ चैनल पर इस तरीके की घटनाएं कवर नहीं की जाती हैं, क्योंकि आमतौर पर दुनिया में कुछ इतनी ज़्यादा घटनाएं हो रही हैं जिसकी वजह से छोटे मोटे जो केसेस होते हैं वो दब जाते हैं। तो वही सारे केसेस हम आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि समाज में आप लोग सतर्क रह सकें, सावधान रह सकें। क्राइम कभी भी किसी भी शक्ल में किसी भी इंसान की चौखट पर आ सकता है, इसलिए आप लोग को हमेशा सतर्क और सावधान रहने की ज़रूरत है। बहरहाल दोस्तों, आप लोग इस पूरी कहानी के अंदर सबसे ज़्यादा कसूरवार किससे मानते हैं, कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। और कल के दिन आप लोग के कुछ कमेंट्स भी थे, वक्त होता है कि आप लोग के कमेंट्स पढ़ लिए जाएं। सो दोस्तों, आप लोगों के जो कल के दिन कमेंट्स आए थे, इसमें पहला कमेंट्स गोंडेनवाला करके है, में इसमें अनिता और विजय दोनों का किरदार बराबर है, किसी एक को दोषी चुनना या उसके खिलाफ नाइंसाफ़ी होगी। बहुत अच्छी बात कही आपने, आपका शुक्रिया। मंसूरी भाईजान है, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम भाई जी, आपकी कहानी सुनाने की आदत सी हो गई है। तो मंसूरी भाईजान जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम भैया। दिल बहादुर सिंह है, लिखते हैं नाइस स्टोरी मिस्टर मलिक, थैंक यू। तो दिल बहादुर सिंह जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सतबीर है, लिखते हैं कहानी सुनकर मुझे बहुत अच्छी लगी। सतबीर मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से। तो सतबीर जी, आपका बहुत शुक्रिया। उसके बाद में निशात हैं और ये लिखते हैं भाई साहब, आपकी कहानी बहुत अच्छे से सुनते हैं। मैं खाजूवाला जिला बीकानेर से कहानी सुनता हूँ। तो नास्टीरियस करके इनकी नस्तीरियस सिंह करके इनकी आईडी है। तो भाई आपका बहुत शुक्रिया। हसीबुल अंसारी है, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम मलिक भाई, नाइस स्टोरी, कहानी सुनने में देर लग गई। तो हसीबुल अंसारी जी, आपका बहुत शुक्रिया। राजकिशोर चौरसिया हैं, लिखते हैं राजकिशोर चौरसिया महाबालेश्वर महाराष्ट्र से कहानी सुनते हैं और कहानी बेहद ही दर्दनाक थी। तो राजकिशोर चौरसिया जी, आपका शुक्रिया। उसके बाद में सावन कुमार है, लिखते हैं नाइस स्टोरी भैया, मुझे क्राइम स्टोरी सुनना बहुत पसंद है, मैं आपकी कहानी रोज़ सुनता हूँ, मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। तो सावन कुमार जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रवि गवाला करके आइडिया, लिखते हैं गुड सर। तो रवि जी, आपका शुक्रिया। उसके बाद में ज़िबैश अंसारी हैं, ज़िबैश अंसारी लिखते हैं आपकी स्टोरी बहुत अच्छी लगती हैं, आपका एक्सप्लेन करने का तरीका बहुत अच्छा है। ज़िबैश अंसारी फ्रॉम पीलीभीत। तो ज़िबैश अंसारी जी हमारे बहुत करीब के हैं, आपका शुक्रिया। रिजवान अंसारी लिखते हैं नाइस स्टोरी। तो भैया आपका शुक्रिया। उसके बाद में सुनील त्यागी जी हैं, लिखते हैं सर्दी बहुत हो गई है, अपना ध्यान रखें। रेणु सुनील त्यागी शियाना बुलंदशहर से। तो आप दोनों पति पत्नी का हमेशा की तरह बहुत ज़्यादा शुक्रिया। सुरेंद्र शर्मा है, लिखते हैं नमस्ते मलिक भाई साहब, नाइस स्टोरी, सुरेंद्र कुमार श्री विजयनगर राजस्थान से। तो भैया नमस्ते, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप राजस्थान से हमारी कहानी सुनते हैं। शरीफ मोहम्मद है, लिखते हैं स्टोरी को शॉर्ट एंड स्वीट कर दें सर जी, बहुत बेहतर होगा, ये मेरा सिर्फ एक मशवरा है, आपकी कहानी कहने का तरीका तो लाजवाब ही है, नो डाउट। तो शरीफ मोहम्मद जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन क्या होता है कि कुछ कहानियाँ बड़ी होती हैं जिसमें इन्वेस्टिगेशन बहुत ज़्यादा होती है, तो उसमें थोड़ा सा समय लग जाता है। आज की कहानी छोटी है। जयराज जी हैं, लिखते हैं भिलाई छत्तीसगढ़ से, आपकी कहानी सुनते हैं और बिना सुने रात गुजरती नहीं है। तो जयराज जी, आपका शुक्रिया। मुगीब अज़मी हैं, लिखते हैं शाबिज़ भाई कहानी बहुत अच्छी है, तो आपका शुक्रिया। अनिल कुमार अमेरिका से कहानी सुनते हैं, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम शाबिज़ भाई, आज मेरे बेटे का जन्मदिन है, उसका नाम असदुल्ला है, लईक अब्बास गुलिस्तानाज़ बागपत यूपी से कहानी सुनते हैं। तो लईक अब्बास जी और गुलिस्तानाज़ जी, आपका जो बेटा है जिसका नाम असदुल्ला है, उसको उसके जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयाँ मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से, मेरे सारे व्यूअर्स की तरफ से। स्टेटस फॉर यू लिखते हैं, एक सवाल है सभी से, आज के वक्त में ऐसा कोई रिश्ता है जो बचा ना हो शर्मसार होने से? तो बहुत अच्छा सवाल है आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में इसराइल हैं, इसराइल सिद्दीकी लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम भाईजान। तो भाई वालेकुम सलाम। उसके बाद में अगला जो कमेंट्स है राम धीरज मौर्य का है, लिखते हैं सर जी नमस्कार। तो भैया नमस्कार। उसके बाद में रेडियंट करके आईडी है, लिखते हैं हाय। तो भैया हाय। नसीर अहमद लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम शाबिश भाई, अफसोस दोनों की सोच पर, खुद दोनों ने गलत किया फिर एक मासूम की जान ले ली, अफसोस
छोड़ के भाग जाना था, डिवोर्स लेके दोनों की शादी कर लेना था, उस मासूम इंसान की जान लेकर क्यों उसने सब कुछ किया। तो नसीर अहमद जी, आपका शुक्रिया कि आपने अपना प्यारा सा कमेंट्स किया। सेंट्रल जेल बीकानेर से सुनील चौधरी जी कहानी सुनते हैं, तो आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सो दोस्तों, ये आप लोग के प्यारे प्यारे कमेंट्स थे जो कल के दिन आप लोगों ने किए थे। आशा करता हूँ कि आज की जो कहानी है ये आप लोग को ज़रूर से ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक करिएगा, दोस्तों और मित्रों के साथ में ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों कल के दिन किसी और क्राइम स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।